मेरे साथ बदले की भावना से इन्होंने जितना कर लिया, सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, ये कर लिया। अगर मुझे इन्होंने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो पुलवामा का इतना बड़ा मुद्दा है कि उसी पे इनको मारा जा सकता है। इस देश में जिसने दौलत पैदा कर ली है वो उस पर बैठ गया है। मैं तो कोई पार्टी में नहीं हूँ, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, पर मेरी एक भूमिका है कि क्या ज़रूरत है भाई, जब इसी को चुना जाना है, मशीन है ही उसके पास। मुझे बीजेपी के एक बहुत प्रमुख नेता ने कहा कि सतपाल भाई, इसको सरका के 200 पे ले आओ, हम ही हटा देंगे। जितने बिहारी सब गाली देते हैं, साले मार दिए, बर्बाद कर दिए। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और रेड माइक में एक बार फिर हमारे साथ पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब हैं। मलिक साहब के पास आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि वापस जिस किसान आंदोलन को लेकर के वो गवर्नर रहते हुए काफी मुखर रहे, वापस वो किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। 13 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में किसान गांव-गांव जा करके लोगों को संदेश दे रहे हैं कि पिछली बार से भी ज्यादा संख्या में दिल्ली बॉर्डर पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है। और मलिक साहब के पास भी वो लोग पहुंचे और मलिक साहब ने उनको अपना समर्थन दिया है। ये एक मुद्दा है। इसके अलावा नीतीश कुमार जिस तरीके से पलट गए एक बार फिर, ईवीएम को लेकर आंदोलन और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन तमाम विषयों पर मलिक साहब से हम बात करेंगे। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साहब। मलिक साहब, फिर से 13 तारीख को किसान दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और इस बार कह रहे हैं कि पिछली बार से भी ज्यादा तादाद में पहुंचेंगे। क्या तैयारियां? देखिए, उनके साथ विश्वासघात हुआ, उनसे झूठ बोला गया कि हम एमएसपी को लागू करेंगे, और अब एमएसपी पे चर्चा नहीं हुई पिछले 6 महीने से, तो बहुत नाराज़ हैं किसान। और इसके अलावा डे टू डे उनका हर दिन इस देश का किसान गरीब हो रहा है। वो जितनी चीज़ें पैदा करता है और जो चीज़ें खरीदता है, दोनों में अंतर है। खरीदने वाली चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, जो पैदा करता है उनके दाम घट रहे हैं। तो उसकी एक बेसिक कठिनाई है। तो उसको अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो इस देश में आग लगेगी। मैं सरकार से कहता हूँ कि समय रहते उनकी बात मान ली जाए, कोई प्रेस्टीज इशू ना बनाया जाए और उसको सॉर्ट आउट किया जाए। पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तब तो आप गवर्नर थे जी, आप फिर भी बोल रहे थे। इस बार तो आप मुक्त हैं। मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा, जरूरी होगा बैठूंगा धरने पे। धरने पर बैठेंगे। जी। अच्छा, ये तो एक मामला है कि 13 तारीख को किसान आ रहे हैं, दिल्ली आएंगे, दिल्ली जाम करेंगे, लेकिन फिर बदनाम करने का प्रयास होगा। जैसे पिछली बार हुआ, आपको याद होगा कि खालिस्तानी बोला गया और फिर जाट बनाम नॉन जाट और तमाम तरीके के हथकंडे हुए। नहीं चलेगा। लोग सारी चीज़ें समझ चुके हैं, इनकी हथकंडे समझ चुके हैं, ये भी समझ चुके हैं कि ये एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ अडानी को मदद करने के लिए एमएसपी नहीं दे रहे, क्योंकि अडानी ने हरियाणा में बड़े बड़े गोदाम बना के और उनमें गेहूँ भर दिया है। तो अगर एमएसपी लागू हो जाएगी तो अडानी का नुकसान हो जाएगा, इसलिए नहीं दे रहे। इसलिए नहीं दे रहा, अडानी को नुकसान हो जाएगा, इसलिए एमएसपी नहीं दे रहे हैं। वादा किया गया था जो किसान जिनकी मौत हुई आंदोलन के दौरान, उसको मुआवजा मिलेगा। कोई मुआवजा नहीं साहब, आज तक कोई फहरिस्त बना के बताया नहीं गया कौन लोग मरे थे। इतना कैजुअल एटीट्यूड है गवर्नमेंट का किसानों के लिए, जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर आरोप लगाया जाएगा कि आंदोलन चुनाव से पहले कांग्रेस फंड कर रही है, देश विरोधी ताकतें फंड कर रही हैं, क्योंकि पिछली बार सब कुछ हुआ था और मैं था उस आंदोलन को कवर कर रहा था, उस दौर भी आपसे बात होती थी, ये सारी चीजें कही गई। कुछ नहीं, लोग सब समझते हैं। अब लोग इतने भोले नहीं, खासतौर से किसान इतने भोले नहीं है कि इनके प्रचार में आएंगे। दूसरा एक मामला है जिसने सबसे ज्यादा सुर्खी बटोरी और इस बार चुनाव एनडीए बनाम इंडिया का था। इंडिया गठबंधन के सूत्रधारों में से एक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए हैं, पलट गए हैं, और बिहार जिस राज्य में लग रहा था कि इंडिया गठबंधन उतना मजबूत है, वो उतना कमजोर हो गया। नीतीश कुमार पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होने लायक नहीं थे। एक तरफ तो तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा नाम प्रधानमंत्री के लिए लोग पेश करें, और दूसरी तरफ एक मिनट में पलट के पूरी राजनीति बदल रहे हैं। और मुझे लगता है बिहार में भी उनका वो असर अब नहीं पड़ेगा। आप चूंकि समाजवादी आंदोलन से इमरजेंसी में जेल गए, इंदिरा गांधी के खिलाफ बोला, फिर गवर्नर रहते प्रधानमंत्री मोदी खिलाफ बोला, और दोनों ही बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे,
और वही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थी और प्रधानमंत्री मोदी भी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जैसे लोग हैं जो कि आवाज उठा रहे हैं, वही नीतीश कुमार जैसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री लगातार बने रहने के लिए समझौते कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब जुबान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है पॉलिटिक्स में? देखिए, गिरावट तो बहुत आई। आज़ादी के फौरन बाद राजनीति सिद्धांतों की थी और राजनीति उसके बाद राजनीति करियर हो गई और अब राजनीति बिजनेस हो गई। राजनीति बिजनेस हो गई है, तो अब नीतीश कुमार बिजनेस कर रहे हैं। अब जो भी कर रहे हैं वो बहुत गिरावट का काम कर रहे हैं। मेरे मित्र हैं, मैं उन पर बोलना नहीं चाहता, पर मुझे बहुत तकलीफ हुई उनके आचरण से। राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है। 30 तारीख को पूर्णिया में एक रैली होनी थी। अब वो रैली में राहुल गांधी तो थे, तेजस्वी को आना था, लेकिन तेजस्वी को कल ईडी ने बुला लिया। परसों लालू यादव, उनके पिता से ईडी ने 10 घंटे ज्यादा पूछताछ की। कल तेजस्वी से 8 घंटे पूछताछ हुई और तेजस्वी उस न्याय यात्रा में भागीदार नहीं बन पाए और लालू यादव भी वहां नहीं जा पाए। जाहिर सी बात है, उनकी उम्र हो गई है। आप लोग बीजेपी से भी लड़ रहे हो, उधर हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा है, संजय राउत पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज है, ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी पर ईडी का शिकंजा है। तो ज्यादातर जो विपक्ष के नेता हैं वो सेंट्रल एजेंसीज के शिकंजे में है। वो तो सेंट्रल एजेंसीज का इतना मिसयूज कभी नहीं हुआ जितना ये लोग आजकल कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि ये क्यों हो रहा है। मलिक साहब कैसे लड़ेंगे बीजेपी से? वो ऐसे ही लड़ेंगे। देखिए, मैंने तो देखा है पूरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में कि एक दौर आता है जब लड़ाई जनता बनाम डिक्टेटर हो जाती है। नेताओं की भी जरूरत नहीं होती, जनता खड़ी हो जाती है और बदल देती है। वो स्थिति आने वाली है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब ये नारे गली गली सड़क सड़क सोशल मीडिया पर हम देखने लगे हैं और ये उठने लगे हैं। राम मंदिर जैसे ही बना, एएसआई की जो रिपोर्ट है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, वो पब्लिक कर देती एक पार्टी और कहती है वहां मंदिर होने के अवशेष मिले हैं। तो राम मंदिर तो बन गया, उद्घाटन हो गया, अब अगली तैयारी काशी की है। तो राम मंदिर का उद्घाटन का इतना बड़ा जो इवेंट था, बीजेपी को उस नैरेटिव से भी लड़ना है और अगली जो है टास्क है वो काशी है। तो हिंदुत्व का जो एजेंडा है उससे पार पाना कितना मुश्किल है? वो देखिए, जितना मैं समझता हूँ, हम जिन इलाकों से आते हैं वहाँ आर्य समाज का असर रहा। मेरे गांव की आबादी 15,000 है। 300 साल पुराना मंदिर है गांव में। सिर्फ 3 आदमी घंटी बजाने जाते हैं। जनजीवन को ये इश्यूज इतना प्रभावित नहीं करते हैं जितना रोटी का, रोजी का, बच्चों की पढ़ाई का, लॉ एंड ऑर्डर का ये इश्यूज करते हैं। मलिक साहब, अभी भी आपको उम्मीद है, लगती है कि इंडिया गठबंधन का कुछ होगा? इंडिया गठबंधन को मैं नहीं जानता कौन है। मैं ये जानता हूँ कि जनता है इस देश की, वो खड़ी हो जाएगी, सड़क पे आ जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। वो जो कविता इमरजेंसी के दौर में थी कि सिंहासन खाली करोगे जनता आती है, कि जनता आती है। जब जनता खड़ी होगी तब ये ठीक होगी। अब हिंदी हार्टलैंड में हमारी पिछली बार ये बात हुई थी। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा, सरकार उनकी, विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में सरकार उनकी है, छत्तीसगढ़ में सरकार उनकी है, राजस्थान में सरकार उनकी है, बिहार में भी उनकी सरकार हो गई। हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी बहुत मजबूत नजर आती है, जहां से लोकसभा की लगभग 200 सीटें करीब जो है वो वहां से आती हैं और वहां बीजेपी को ऐसा लग रहा है कोई विकल्प ही नहीं समझ में आ रहा। आप कह रहे जनता है, लेकिन जनता को तो भी। आपको बताता हूँ, मुझे बीजेपी के एक बहुत प्रमुख नेता ने कहा कि सतपाल भाई, इसको सरकार के 200 पे ले आओ, हम ही हटा देंगे। और 200 पे वो आए हुए हैं। 200 पे अगर आ जाएंगे तो बीजेपी के लोग ही कहेंगे हटो परे। बीजेपी के लोग करेंगे परे हटो। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से उनकी जो इमेज है, आप सड़क पर जाएं, लोग बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जो उनके अब ऐसा नहीं, गाली भी देते हैं। मेरे यहाँ तो जितने नौकर काम करने आते हैं, जितने बिहारी, सब गाली देते हैं, साले मार दिए, बर्बाद कर दिए, महंगाई है। मलिक साहब, खरगे साहब का कल एक बयान आया जो पहले भी दे रहे। वो बयान बेसिकली आपने, ये मेरी लाइन है जो मैंने चलाई थी, पर उसको आगे उन्होंने प्रोपाउंड। लेकिन देखिए, खरगे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वयोवृद्ध नेता भी हैं, एक बड़ा पॉलिटिकल करियर है और आपका भी 40 साल का करियर है। अब किस बिना पर कहते हैं कि ये आखिरी चुनाव है, अगर बीजेपी जीती फिर चुनाव नहीं होंगे? जो नरेंद्र मोदी जी की बनावट, इसकी बहुत संभावना है कि वो जीत गए तो वो कहेंगे क्या जरूरत है चुनाव की, जीतना तो मुझे ही हर बार। और नेहरू, नासिर, टीटो
सॉरी नासिर टीटो की तरह या पुतिन की तरह वो कह देंगे कि मैं ही रहूँगा, लेकिन इस देश की जनता में बहुत जीवनी शक्ति है, वो ये होने नहीं देगी। एक नैरेटिव ये हो गया है, मतलब फिर ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि विपक्ष के पास अब कुछ ऐसा मुद्दा नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होंगे अगली बार से। ये खिसियाहट है खड़गे साहब की, सत्यपाल मलिक साहब, ये लोग जो है जानबूझ करके माहौल बना रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। ये सब असली खतरा है, यही हो जाएगा अगर दोबारा जिता दिया तो। फिर चुनाव नहीं होंगे। क्या ज़रूरत है भाई, जब इसी को चुना जाना है, मशीन है ही उसके पास। ईवीएम को लेकर के थोड़ा आंदोलन शुरू हुआ है, प्रदर्शन हो रहे हैं। ईवीएम का इशू रियल इशू है। देखिए, किसी भी चीज़ में जिसमें चिप होगी वो मैनेजेबल है। सारी दुनिया में कहीं हो रहा है ईवीएम का चुनाव, क्यों करा रहे हो तुम? जब जनता नहीं चाहती, लोग नहीं चाहते, तो कागज से कराओ चुनाव। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल मिलने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग से। कई बार पत्र लिख चुके हैं कि ईवीएम के मुद्दे पर मिलना चाहते हैं, चुनाव और अब आयोग तक भी मिला उसमें नहीं। बेईमानी कर रहा है ईवीएम के पक्ष में। लेकिन अगर विपक्ष ये लाइन ले लेगा कि हम चुनाव में नहीं जाएंगे, अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हो जाएगा। फिर कांग्रेस में मतलब आप बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, और तमाम जो भानु प्रताप हैं और बाकी लोग बोल रहे हैं धीरे धीरे, सिविल सोसाइटी के लोग, कांग्रेस लेकिन ईवीएम का मुद्दा वो मुखरता के साथ उस तरीके से नहीं उठा रही है। नहीं उठाना पड़ेगा, उनको मर जाएंगे। मलिक साहब, आप क्या भूमिका देखते हैं इस चुनाव में अपनी? मैं तो कोई पार्टी में नहीं हूँ, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, पर मेरी एक भूमिका है कि एक तो मैं इश्यूज आर्टिकुलेट करूंगा, भाई ये बोलो, ये करो, वो करो। दूसरे, मैं जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनके लिए कैंपेन करूंगा। उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि अलीगढ़ से आप सांसद रहे हैं, उस इन इलाकों में विधायक भी रहे, आप मंत्री भी रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाता है हर बार। चुनाव से पहले भाईचारे की बात होती है, इस बार भी हो गया था। अब ऐसा नहीं। जब बीजेपी भगवा झंडे लेके घूमेगी, राम मंदिर की बात करेगी, 80 बनाम 20 की बात होगी, हर चीज, अमित शाह पर्चे बांटेंगे। हर चीज का एक अंत होता है। ये हिंदू मुस्लिम का हाईएस्ट लेवल आ चुका है। सर, मैं इत्तेफाक नहीं रखता आपकी बात से लेकर। अच्छा। मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरीके से समाज में, मैं तमाम उदाहरण में आपको ऑफ कैमरा दे दूंगा, मुझे लगता है कि ये अभी और ऊपर जाएगा। आप लोग उम्मीद पैदा करते हैं, आप लोग ये बोलते हैं तो उम्मीद पैदा करते हैं, आप लोग जैसे वरिष्ठ लोग जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको वो सब बताया जा रहा है। जैसे कल महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी, महात्मा गांधी को जहां तहां उनके बारे में इतना कुप्रचार कर रखा है कि उनको गाली देते फिरते हैं युवा, गांधी को पढ़ा नहीं है। तो उस प्रोपेगेंडा से तो लड़ना बहुत मुश्किल है। वो मशीन भी नहीं है पोजीशन पे। फिर मेरी ये शिकायत है, हाँ। सौरभ जी, कि अपोजिशन निकम्मा हो गया, कुछ करता ही नहीं है। मैंने पुलवामा का इशू पकड़ाया था इनको करण थापर के इंटरव्यू में, इन्होंने इसे पिकअप ही नहीं किया, बोलते ही नहीं है। पुलवामा का इतना बड़ा मुद्दा है कि उसी पे इनको मारा जा सकता है, और अपोजिशन बहुत कुछ सही बात ये है जो मैं नहीं बोलना चाहता, इस देश में जिसने दौलत पैदा कर ली है वो उस पर बैठ गया है, और फिर वो कोई रिस्क नहीं लेना, सड़क पर लड़ना नहीं चाहता कोई। तो सड़क पे कूद पड़े। लोहिया पे तो 4 धोती थी, 4 कुर्ते थे, 2 किताब थी, लेकिन कूद पड़ा सड़क पे नौजवान, उसके पीछे हो गया, सरकारें बदल गई। राहुल गांधी तो चल रहे हैं सड़क पर। राहुल गांधी की मैं तारीफ करूंगा, वो अकेला आदमी है जो लड़ रहा है। आप न्याय यात्रा में जब उत्तर प्रदेश आएगी और आपको बुलावा आएगा, आप जाएंगे उनके साथ? मुझे बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। आपको बुलाएंगे, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, मणिपुर से यात्रा शुरू हुई। राहुल गांधी का बहुत क्रिटिसिज्म होता है, और आप जानते हैं ही हो इस वक्त देश की राजनीति में इतना निस्वार्थ एक ही आदमी है जो ये कह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप राहुल गांधी में लोहिया को देखते हैं क्या? लोहिया तो लोहिया थे खैर, बट राहुल गांधी आज की पीढ़ी में एक अच्छे पॉलिटिशियन। आपकी उनसे मुलाकात भी हुई थी, आपको उन्होंने इंटरव्यू किया था, जैसे मैं कर रहा हूँ। राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया था। किन मुद्दों को लेकर के ऑफ कैमरा बात हुई? ऑफ कैमरा तो खास नहीं हुई, भाई यही हुई कि भाई लड़ो, आगे बढ़ो। वो भी उस राय के अपने यहाँ वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी भी बहुत निकम्मी है। मलिक साहब, आप सोचते हैं कि कभी 2024 में फिर बीजेपी आ गई तो आपके साथ क्या होगा? आप इतना बोल रहे हैं, अभी तो लग रहा है चुनाव का वक्त है। साले ज़्यादा से ज़्यादा जेल भेजेंगे, मैं तो 100 बार जेल रह चुका हूँ, मुझे कोई डर नहीं है इनसे। लेकिन एक बात बता दूँ सौरभ जी, मेरे साथ बदले की भावना से इन्होंने जितना कर लिया, सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, ये कर लिया,
अगर मुझे इन्होंने चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मेरी कम्युनिटी 4 स्टेट में है, इनका भूस भर देगी। और तैयार बैठे हैं लोग कि आपको कुछ छेड़े हम। मलिक साहब, अब जिस तरीके से जब इस देश में सोनिया गांधी से पूछताछ हो गई, राहुल गांधी से ईडी पूछताछ हो गई, लालू जैसे नेता को किडनी खराब होने के बाद 10 घंटे बैठा लिया ईडी ने, तेजस्वी को उसके बाद बुला लेते हैं, हेमंत सोरेन को ढूंढते फिर रहे हैं जो मुख्यमंत्री हैं, आपको लगता है कि अब इन सब चीज़ों का मतलब रह गया सरकार के लिए? नहीं, कुछ नहीं यार, मेरा तो ये भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो फकीर आदमी, मेरे पे कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं आपके पास? कुछ नहीं है मेरे पे, एक कमरे का घर है ये बस। अब मेरे मेहमान आने वाले खाना खाना, इसलिए मुझे नीचे बैठना पड़ा है कि यहाँ नीचे खाना खिलाएंगे? नहीं, हाँ, जिनसे मिलना है यहाँ मिल लूँगा, फिर उन्हें जाके खाना खिला दूँगा। इतनी जगह नहीं है कि सबको वहाँ बिठा दूँ। तो मलिक साहब को सुनिए, और जो तमाम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनको समझना होगा कि आपने और हमने वो इमरजेंसी का एरा नहीं देखा। उस एरा के नेता अब कम बचे हैं, उनमें से एक सत्यपाल मलिक साहब हैं जो कि उस दौर में भी जेल में रहे, और लोहिया, जेपी जैसे लोगों ने उस आंदोलन को खड़ा किया और उनके पीछे लाखों लाख युवा खड़े हो गए। और फिर इंदिरा गांधी के सामने कोई नेता, प्रधानमंत्री चेहरा नहीं था मुझे लगता है जनता पार्टी की तरफ, बिना प्रधानमंत्री चेहरे के इंदिरा गांधी को डिफीट किया। तो अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी, जो कि इस समय मैं मानता हूं, मलिक साहब नहीं मानते कि वो पॉपुलर है, मलिक साहब को लगता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म हो गई, मुझे लगता है कि नहीं, अभी ये चलेगा काट। लेकिन ठीक है, यही लोकतंत्र है, और लोकतंत्र बचा रहे, उससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। सहयोगी शायन के साथ रेड माइक के लिए सौरभ शुक्ला।